Balin Shah, our Prime Minister, should have a very serious talk on all subjects, जी all outstanding subjects, not only our trade, transit, connectivity, supply connection, or जितने भी technological है, not only that, but even our border dispute. नेपाल के वर्तमान राजनीति और इंडिया के साथ जो रिश्ता है नेपाल के, उस संदर्भ में लेकर बातचीत करने वाले हैं। अभी के वक्त में क्यों नेपाल ने इंडिया को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, क्यों इंडिया को छोड़कर बालेन्द्र शाह जापान जाना चाहते हैं, रवि लामिछाने इंडिया से लौटकर क्यों अभी के वक्त में शी जिनपिंग से मिलने जाने वाले हैं, इस संदर्भ में लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। बातचीत के लिए मेरे पास श्याम बस्नेत जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। हम लंबे समय से नेपाल और इंडिया के जो रिश्ता है, इस संदर्भ में लेकर बातचीत कर रहे हैं। सर, अभी के वक्त में जब बालेन्द्र शाह, अभी के वक्त में इंडिया ने बार बार उनको इंडिया भ्रमण के लिए आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है, फिर भी वो इंडिया नहीं जाना चाहते। अभी के वक्त में खबर आ रहे हैं कि बालेन्द्र शाह जापान जाने वाले हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इंडिया को क्यों नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है बालेन ने अभी के वक्त में? क्या मानना है आपको? मेरे ख्याल में जो जापान जाके कंट्रोवर्सी में पड़ने से अच्छा जी बालन जी को न जाना ही हो बेहतर होगा। उससे पहले उनको भारत जाना चाहिए। इन्होंने एक स्टेटस लिखा है कल परसों, बालन जी ने, वो अपने को अकेले महसूस कर रहे हैं जी। उसका मैंने एक रिस्पांस दिया है। मैंने कहा कि अगर आप अपने पड़ोसी देशों से संपर्क विहीन रहोगे तो अपने आप अकेले पड़ जाओगे। अपने कारण से वो अकेले पड़ रहे हैं। तो शायद कुछ दिनों के बाद मेरे ख्याल से भारत का विजिट होगा, होना चाहिए और होगा भी जी मेरे ख्याल से, क्योंकि आई थिंक नाउ ही हैज़ कम टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ भारत। जी उनको दिमाग में ये आ गया है कि भारत से हमारा रिलेशन अच्छा होना ही नेपाल के हित में है, या कम से कम कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक चीन की बात है, चीन में हमारे रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट क्यों नहीं जा रहे, वही जाने। हाँ, वो हमारे यहाँ है ना कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। उनको जो थोड़ा बहुत ज्ञान, जो एक ट्रिमेंडस जो वेलकम दिया है भारत ने, हाँ, एक हेड ऑफ द रिस्पेक्ट वो चाइना से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी के वक्त में। दैट इज नॉनसेंस। वो नहीं होना चाहिए। उनको भी किसी दिन सेंस आ जाएगा और रवि को भी आना चाहिए। तो ये चीज़ टाइम विल टेक केयर ऑफ इट। बट इससे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया, प्रोग्राम शुरू किया, हम लोग का एम्फेसिस ये था कि भारत और नेपाल का रिलेशन रोटी बेटी का नहीं है, हाँ, बड़े भाई छोटे भाई का नहीं है। ये रिलेशन हमारा सिविलाइजेशन, फेथ और कल्चर, ये तीनों का एक ही होना ही सबसे बड़ा हमारा रिलेशन है जी। और फॉर्चुनेटली हम लोग इस सिविलाइजेशन का क्रेडल हैं। हम लोग यहीं से अधिकतर संतों ने ज्ञान हासिल किया है, हमारे हिमालय पर्वत से जी। तो दिस क्रेडिट गोज टू नेपाल। अगर नेपाल और भारत को अपना रिलेशन मजबूत करना है, लॉन्ग लास्टिंग करना है, अभी तक जिस आधार पर ये टिका हुआ है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, और वो है सभ्यता, आस्था और संस्कृति जी। तो मैं आज से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी मित्र लोग हैं भारत में, जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जिन्होंने सुना, इसको एडवर्टाइज कर दे कि अब समय आ गया है कि भारत में बैठे जितने भी सनातनी संगठन हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जितने भी आस्था के संगठन हैं, कल्चरल संगठन है, उन लोगों को हमारे यहाँ का
सिविलाइजेशन का जो संगठन है, आस्था का संगठन है, कल्चर का संगठन है, उनसे जी इंटरैक्ट करके नेपाल को सनातनी सिविलाइजेशन, फेथ और कल्चर का सेंटर बनाना चाहिए, जहाँ से दुनिया भर के 300 करोड़ के करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन जो सनातनी है, उनका केंद्र बिंदु नेपाल हो, हाँ फोकल पॉइंट नेपाल हो। उससे दुनिया का भी कल्याण होगा। अभी तक सनातनी सभ्यता ने ही दुनिया को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है, और आज भी मोदी जी उसी के बेसिस पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारत जो चीज़ नहीं कर सका, आज हमारे यहाँ वो एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर का यूज़ करके अगर हम लोग नेपाल को इसका केंद्र बना दें, सनातनी का केंद्र बना दें, तो मेरे ख्याल से जितने भी अभी पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जी, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगा, और उन लोगों को वास्तविकता को महसूस होगा। और नेपाल और भारत ही नहीं, इवन चीन, रशिया, जो देश अपने को अपना कल्चर और सिविलाइजेशन और फेथ तीनों को आधार मानते हैं अपना अभी तक का टिके रहने का, दे एग्जिस्ट ऑन दैट। वो पुतिन ने भी कहा है भारत आने से पहले। तो उसी में चीन का भी हमें समर्थन मिलेगा, रशिया का भी समर्थन मिलेगा, भारत का तो मिलना ही है। उससे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सृजना हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। उसी को हम लोगों को जोड़ देना चाहिए। आज से जितने भी भारत के हमारे भाई बहन हैं या जो भी ऐसे संस्था से रिलेटेड हैं, अगर इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज भेजें, कॉल मत करें। तो मैं अपने आप नेपाल के जितने भी ऐसे संघ संस्थान और विद्वान लोग हैं, उनसे मैं इंटरैक्ट कराने का कोशिश करूँगा। जी जी, अभी के वक्त में देखें तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने बालेन्द्र शाह जो है, उन्होंने भारत को जो इनवाइट किया था, भारत ने जिस रिस्पेक्ट उनको दिया था, उस रिस्पेक्ट को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है अभी के वक्त में, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि बार बार इंडिया के तरफ से औपचारिक रूप में उनको इनवाइट किया है भारत भ्रमण के लिए, उन्होंने उसको इग्नोर किया। फिर अभी के वक्त में नेपाल में सुनाई जा रहा है कि वो जापान जाने वाले हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों इंडिया से वो दूरी बनाना चाहते हैं अभी के वक्त में? अभी क्या है? मेरे ख्याल से जापान जाना आईपीएस में अपने को ज्वाइन करना है। ये दिस विल बी वेरी फेटल फॉर नेपाल। हमें कोई भी अमेरिकन डिफेंस एग्रीमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी भी देश का डिफेंस एग्रीमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग आईपीएस ज्वाइन कर लें तो भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा, चाइना उसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी हालत में हमारा ये मिसफॉर्चून होगा, ये मिसएडवेंचर होगा, डिसएडवांटेज में हम लोग पड़ जाएंगे। तो मैं तो अपने नेपाली कार्यक्रम में पहले भारत जाओ, उसके बाद हो सके तो चाइना जाओ, उसके बाद ही थर्ड प्रायोरिटी में जापान में जाओ। उससे पहले हमारे यहाँ जो अभी जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम, जैसे हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन टूट गया है, महंगाई है, उसको डील करो। हाँ, बैलेंस को उसको जब तक डील नहीं करोगे तब तक मेरे ख्याल से नेपाल में स्टेबिलिटी नहीं आएगा। आप जितना भी हाथ पैर मार लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से अभी
जो सितंबर 12-13 में जो ब्रिक्स का सबमिट हो रहा है दिल्ली में, जिसमें शी भी आ रहे हैं, पुतिन आ रहे हैं और देशों के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, उसका फ़ायदा नेपाल को लेना चाहिए। उससे पहले नेपाल का प्राइम मिनिस्टर को भारत विजिट करना चाहिए। उससे जो नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा उस ब्रिक्स समिट के बाद, उसमें हम लोग एक हिस्सेदार होके जाएंगे। हम लोग लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए, हम लोग को छूटना ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही डोर स्टेप में, हम लोग उसके बीच में हैं, ब्रिक्स के बीच में है हमारा जियोग्राफिकली, तो वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। अब कैसे होना है वो आप भारत से मशवरा कर लीजिए, और हो सके तो चाइना से भी मशवरा कर लीजिए सितंबर 12 से पहले। हाँ, अभी के वक्त में क्यों इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं भारत को बालेंद्र शाह? क्या ये जो सीमा का विवाद है इसके वजह से जो बालेंद्र शाह है उन्होंने भारत को दुश्मन देख रहे हैं? क्यों? नहीं तो वो जो भारत को बार बार इनवाइट कर रहे हैं उसमें वो सहभागी होना चाहिए था, भारत के जो आमंत्रण है उनको स्वीकार करना चाहिए था। क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं? क्या वो भारत से दोस्ती की जगह वो दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं, या उनको दुश्मन देख रहे हैं? वो क्या है? देखो सुमन भाई, बालेंद्र साहब मेरे भी प्राइम मिनिस्टर जी। मुझे किसी दूसरे लैंग्वेज में अपना प्राइम मिनिस्टर को आई कांट क्रिटिसाइज माय प्राइम मिनिस्टर, तो मैं उनका क्रिटिसिज्म अपने नेपाली प्रोग्राम में करता हूँ। वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए, इंटरनल नॉलेज के लिए, इंटरनल हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए, भारतीय ऑडियंस के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि ही शुड गो। मैं इसमें इम्फेसिस दे रहा हूँ हर एक नेपाली प्रोग्राम में। आई हैव बीन मेंशनिंग दिस दैट बालेंद्र शाह आवर प्राइम मिनिस्टर शुड हैव अ वेरी सीरियस talk on all subjects, all outstanding subjects, not only our trade, transit, connectivity, supply connection, और जितने भी technological है, not only that, but even our border dispute. अभी हमारे यहाँ सुस्ता में फिर से एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। उस चीज़ को भारत को रोकना चाहिए, नहीं होना देना चाहिए। भारत को नेपाल गवर्नमेंट से क्यों नहीं बात सीधा करते हैं? मुझे याद है जब पहली बार मोदी जी आए थे नेपाल और उन्होंने हमारे जो संविधान सभा को एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था कि नेपाल और भारत के बीच में जो प्रॉब्लम नहीं सुलझ रहे हैं उसका मेन कारण इट हैज़ बीन टैकल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स, नॉट पॉलिटिशियन। तो उन्होंने प्रपोजल रखा था कि अब से जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए लीडर टू लीडर, 1-to-1 बैठ के पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द राइट थिंग एट दिस टाइम। अभी हमारे बालेंद्र शाह को भी यही चीज़ करना चाहिए। मेरा तो बालेंद्र शाह को एडवाइस है कि जब वो मोदी जी से मिलें तो पुराने जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसके लिए और पॉलिटिकल प्रॉब्लम जितने भी है उसके लिए एक नया ईपीजी का गठन हो, जिसमें कोई पार्टी मेंबर न हो, दोनों तरफ से हर एक चीज़ के ज्ञाता हो, उसमें चाहे बाउंड्री का हो, वाटर रिसोर्सेज का हो, नेशनल रिसोर्सेज का हो, और हमारा जो जियोपॉलिटिक्स है इस सब के ज्ञाता को अगर नेपाल भी अपना डेलीगेशन में अपॉइंट करे, भारत भी अपॉइंट करे, आई थिंक देन इट विल बी अ पीपल टू पीपल डिस्कशन। और जब पीपल जब समस्या में एक उसमें पहुंच जाते हो, निर्णय में पहुंच जाते हो, तो पॉलिटिशियन को भी मानना
उन लोगों को दैट विल बी अ कंपल्सन फॉर देम। तो इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो अभी भी कहता हूँ विदाउट डिले आवर प्राइम मिनिस्टर शुड विजिट इंडिया जी and clear everything, not only clear our past log, उसको क्लियर नहीं, सिर्फ उसको नहीं करना है, पर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें नेपाल का पोजीशन क्या है, हाँ कैसे नेपाल पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका भी डिस्कशन होना चाहिए। जी। अब जैसे इंडिया के वो रेस्पेक्ट लेकर नेपाल के रूलिंग पार्टी के सभापति रवि लामिछाने लोटा, उनके बाद उनके चाइना जाने की बात सामने आई। नेपाली न्यूज़ अभी के वक्त में कह रहे हैं कि वो चाइना जाने की जो शेड्यूल थे वो अभी के वक्त में फिक्स नहीं हो चुका है, क्योंकि उन्होंने चाइना जाकर जैसे इंडिया ने रेस्पेक्ट किया था वैसे ही रेस्पेक्ट के अपेक्षा भी वो कर रहे हैं। वहाँ जाकर डायरेक्टली शी जिनपिंग से वो बात करना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब क्यों नेपाल चाइना से इस तरह का जो कंडीशन रख रहा है, रवि लामिछाने क्यों ऐसा कंडीशन रख रहा है, ये भी सवाल है। और चाइना जाने के पीछे और शी जिनपिंग से डायरेक्टली मिलने के पीछे उनके मकसद क्या हो सकता है, ये भी अभी के वक्त में कई सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं नेपाल में। क्या है इसमें आपका मानना? नहीं, किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट और या हेड ऑफ गवर्नमेंट से उनके इच्छा विपरीत कोई नहीं मिल सकता है। हाँ तो ये तो एक गलत अप्रोच है रवि जी का। शायद वो अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं नेपाली समाज को कि हमें मोदी जी से भी मान्यता प्राप्त है और शी से भी प्राप्त है जी। उससे मैं तो कहता हूँ उससे जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। पहले अपना जनता का समर्थन प्राप्त करो, फिर जाके अपने पड़ोसी के हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है उससे उसको उसके स्ट्रेंथ पर बात करो। जी। वहाँ से स्ट्रेंथ लेके नेपाल में आके अपना जो डिक्टेटरशिप चलाना जो 35 साल तक हुआ जब से हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम हुआ, दैट इज़ वाई वी हैव फेल्ड। जी। हमारे यहाँ पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। अगर हमें पब्लिक का सपोर्ट मिल गया तो मोदी जी भी उसको रिस्पेक्ट करेंगे, सी भी रिस्पेक्ट करेंगे। पहले अपने घर को ऑर्डर में कायम करो, फिर जाके अपना प्रभुत्व या अपना इम्पोर्टेंस कोई भी समझेगा। इसमें गलती रवि का है। ही शुड हैव गॉन। वो एक ऐसा कंडीशन रखना रवि की एक गलती है। नहीं, उनका पॉलिटिकल एक्यूमी नहीं है। हमारे यहाँ किसी को पॉलिटिकल ज्ञान ही नहीं है, किसी को प्रोटोकॉल का ज्ञान ही नहीं है, किसी को अपना शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। इससे हमें जो है नेपाल को जनता जो है, पब्लिक जो है, उसको तकलीफ़ हो रहा है। जितना भी हमारे यहाँ जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज, जियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर लीडरशिप। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे मुझे कहने में कोई हिचक भी नहीं है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ लैकिंग। अब हमारे यहाँ इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो मैं उजागर करूं तो शायद कोई भी इन लोगों से कोई भी ना मिले, ना मोदी जी मिले, ना सी मिले। तो वो तो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एज अ पार्टी प्रेसिडेंट जी, अगर उनको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट से अगर मुलाकात हो गया, आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मोदी जी ने मेरे ख्याल से जब से रवि जी लौट के आए हैं, मैंने तो जितने भी हमारे नेपाली जो दर्शक लोग हैं उनको उन लोगों को साफ कहा था कि मोदी जी का एक ही मकसद है नेपाल में, वो है नेपाल में शांति और स्थिरता। और शांति और स्थिरता में पहला कंडीशन स्वतंत्र पार्टी, अभी का रूलिंग पार्टी जो है वो क्रैक न हो, उसमें फूट दरार न पड़े। अभी दरार के बहुत सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं बाहर से हम लोगों को। तो उससे गवर्नमेंट कमज़ोर हो रहा है, पार्टी कमज़ोर हो रहा है,
सबसे खतरनाक डेंजरस चीज़ यह है कि नेपाल का पोजीशन खराब हो रहा है, क्योंकि यही लोग बाहरी दुनिया से बाहरी दुनिया में नेपाल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उससे नेपाली लोग बदनाम हो रहे हैं अभी के गवर्नमेंट की वजह से, अभी के नेता लोग की वजह से, पॉलिटिशियन की वजह से। तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया, ये पब्लिक टू पब्लिक, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर के गलत कदम से हमारा सिविलाइजेशन, फेथ और कल्चरल जो कनेक्शन है नेपाल और भारत के पब्लिक के बीच में, वो नहीं टूटेगा। अभी तक नहीं टूटा है, तो अब फिर भी नहीं टूटेगा। भारत सरकार को भी ये समझना चाहिए। मेरे ख्याल से मोदी जी इस सब चीज़ को समझते हैं। कभी कभी हमारे भारतीय चैनल्स में गलत समाचार प्रसारित होता है सोशल मीडिया में, जैसे कि नेपाल से हिंदू लोग मुसलमान को निकाल रहे हैं, देश निकाल रहे हैं। ये सब गलत चीज़ है। हाँ, हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग भारत से आए हैं, क्योंकि वही लोग डिपोर्ट कर रहे हैं। तो उस डिपोर्टेशन से बचने के लिए नेपाल आए हैं ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर सामाजिक स्थिरता, समझदारी और प्रेम और शांति कायम करने के लिए भी इन विदेशी बांग्लादेशी मुस्लिम्स को हमें कॉर्नर करके डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए भारत को मदद करना ही पड़ेगा। दिस इज कंपल्सन। भारत इससे पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि ये लोग भारत से ही आए हैं, नॉट फ्रॉम बांग्लादेश। मैं इसको दावे के साथ प्रस्तुत करता हूँ। तो इसको भी नेपाल गवर्नमेंट को समझना चाहिए, और ये सब चीज़ तब सुलझेगा जिस दिन मोदी जी से हमारे प्राइम मिनिस्टर का 1-to-1 बात हो, या अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, से बैठ के सीरियस बात हो। सिर्फ आधे घंटा या 1 घंटे की बात ना हो। अगर ज़रूरत पड़े तो इट में टेक इवन कपल ऑफ डेज। जी, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन सीमेंटिंग है। इसमें जल्दीबाजी नहीं करना। जी, अभी के वक्त में क्या करना होगा, क्योंकि अभी के वक्त में नेपाल की दूरी इंडिया से और भी दूर होता जा रहा है। अभी के वक्त में रिश्ते में देखें तो एक दूसरे को विश्वास करने के लिए अभी के वक्त में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि नेपाल इंडिया के साथ नज़दीक होना ही नहीं चाहता है, अभी के वक्त में निकट होना ही नहीं चाहता है। अब क्या करना होगा, क्या राय है आपको? नेपाल के गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को क्या राय देना चाहेंगे आप? नहीं, ये गलत कंसेप्शन है कि नेपाल जो है भारत से रिलेशन अच्छा नहीं चाहता है। दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्शन। हमारे नेताओं में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है जी, लेकिन नेपाली जनता, अगर भारत से अच्छा रिलेशन नहीं होता तो लास्ट ईयर के कुंभ मेला में हमारे यहाँ से कम 30 लाख से कम लोग श्रद्धालु नहीं गए, उससे अधिक नंबर में गए। 30 लाख मतलब आप समझ लो 20 लाख परिवार, जी, तो करीब 1 करोड़ जनसंख्या को उसको कवर किया गया। मेरी बेटी भी गई थी कुंभ जी, तो वो जब वहाँ से गंगा जल और प्रसाद लेके आई तो एटलीस्ट उसने 50 फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 1 मेंबर रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट 10 फैमिलीज। तो समझ लो कि करीब करीब सारा नेपाल जो सनातनी थे, इट वाज रिप्रेजेंटेड देयर। इसको ध्यान में रखना चाहिए। अभी भी हम लोग बद्री केदार जाते हैं। अब हमारे यहाँ से अयोध्या के लिए स्पेशल पैकेज जाता है, बस का, ट्रेन का और टूरिस्ट का। अयोध्या जाता है
और वाराणसी काशी हिंदू विश्वनाथ में जाता है, तो वी आर स्टिल लिंक्ड देयर। तो इसको कोई नहीं तोड़ सकता। इसीलिए मैं शुरू में भी कहा कि अब हमें नेपाल और भारत को परमानेंटली एक बॉन्डिंग जो है, फिर इसको नेपाल को भारत में विलय करना मत समझना। एज एन इंडिपेंडेंट नेपाल सनातनी कंट्री जी, हम लोगों को एक सनातनी सभ्यता, आस्था और कल्चरल एक सेंटर नेपाल को घोषित करना चाहिए। जिस दिन वो घोषित होगा तो हमें करीब करीब 3 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन जो सनातनी है दुनिया भर में, एंड फॉर्चुनेटली अभी वो लोग राइजिंग है, इकोनॉमिकली दे आर राइजिंग और टेक्निकली दे आर प्रॉस्परिंग। ऐसे में उनका सहयोग नेपाल के हर क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, वर्ल्ड सिनेरियो में हमारा एक विशिष्ट स्थान कायम होगा। वो मैं समझता हूँ। यही मेरे ख्याल में यही रास्ता है और यही सबसे सरल रास्ता भी है। दिस गोज डायरेक्टली इनटू वंस हार्ट। वो दिल में घुसता है इस चीज़ को। किसी को भी अगर ये प्रपोजल कोई भी सेंसिटिव आदमी रख दे तो वो दिल को छूता है। जब दिल को कोई प्रपोजल छू ले तो उसमें प्रेम आता है। तो मैं इस चीज़ में मैं करीब करीब कन्विंस हूँ। शायद मेरा एज भी मुझे इस तरफ ढकेल रहा है, पर दिस विल बी द अल्टीमेट रिलेशन विच वी हैव बीन लैकिंग फॉर सेंचुरीज। जी, जब से भारत में मुस्लिम राज हुआ है 1100 साल करीब करीब, और करीब 250-300 साल क्रिश्चियन राज हुआ है, उससे लैकिंग था। मोदी जी आने के बाद ये चीज़ संभव है। फिर सनातनी सिविलाइजेशन में हर धर्म आता है। स्पेशली इन नेपाल हमारे यहाँ जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका बेसी सनातनी सिविलाइजेशन है। जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनका बेसी सनातनी सिविलाइजेशन है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर सही तरीके से इसको समझाया जाए तो मेरे ख्याल से एवरी पर्सन, एवरी फॉलोअर ऑफ एनी रिलीजन, फेथ, दे विल अंडरस्टैंड। हमारे नेपाल के क्रिश्चियन भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये किसी का फेथ में इंटरफेरेंस नहीं, दिस इज सिविलाइजेशन। तो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट वे एंड आई एम टेकिंग ओवर दैट। जितने भी हमारे भारतीय दर्शक लोग हैं, फैंस हैं जो सब्सक्राइब किए हैं, इस चीज़ को सीरियसली ध्यान में रख के हमारा नाम श्याम बस्नेत के नाम से जो वेबसाइट है उसमें मैसेज करके हमसे कांटेक्ट करें, ये मेरा अनुरोध है। ओके सर, आपने आपका कीमती समय देकर, ये वक्त देकर हमारे साथ बातचीत किया। इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।